हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीएस 24/7 एजुकेशन। दिस इज अजय शुक्ला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं। और ये सिलेबस पूरा इस पर्पस से डिराइव किया गया है या इस पर्पस से डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होते हैं तो उसमें अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो किसी भी प्रकार की आपको समस्याएँ ना आए। मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट आपको एग्ज़ाम देना हो, तो इसके लिए आपको, अगर आप एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो रहे हो तो एसएससी के लिए स्पेशल आपको ना पढ़ना पड़े। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या सीसेट की भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हो, तो उसमें आप अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो स्पेशल उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता ना हो। हाँ, प्रैक्टिस की अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस आप बेसिकली कर सकते हो। और एक ये है कि आप अगर इनको पढ़ ले रहे हो तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। कहने का पर्पज़ ये है कि क्वेश्चंस का लेवल बदल सकता है, क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा सिलेबस है वो 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है ग्रामर, नेक्स्ट है वोकैब पार्ट और नेक्स्ट है प्रैक्टिस। अब यहाँ पे जो बात की जाएगी वो बेसिकली यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर में आप जैसे कि देख सकते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नॉन फाइनाइट्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। मतलब कि इधर का जो सेक्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। अब यहाँ पे इंटरजेक्शंस आप देख रहे होंगे, तो बेसिकली इंटरजेक्शन से प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इंटरजेक्शन यहाँ पे मेंशन इसलिए कर दिया गया क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे नरेशन लिखा है, तो नरेशन के दौरान जब हम इंटरजेक्शन वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ इसकी मदद मिलती है। तो डायरेक्टली यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इंटरजेक्शंस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय यहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन में। हमने देखा यहाँ तक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टाइम एंड टेंस, कंडीशनल, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट और आर्टिकल्स। ये आपके ग्रामर के सेक्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि हम जब भी लेक्चर शुरुआत करेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे, और इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि अगर हम जब टाइम एंड टेंस में एंटर करें तो हमें ट्रांसलेशन में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, हम प्रीपोजिशन में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। क्यों? क्योंकि हम अक्सर होता क्या है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सपोज़ करिए हिंदी में मैं आ गया, तो हम वहाँ पे मैं के लिए इन यूज़ कर देते हैं। हो सकता है वहाँ पे ऐड भी हो जाए, ऑन भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूजेस के अकॉर्डिंग हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में हम काइंड्स पढ़ेंगे, कैटेगरी को पढ़ेंगे, नंबर्स को पढ़ेंगे, जेंडर को पढ़ेंगे, पोसेसिव केस पढ़ेंगे। तो ईच एंड एवरी टॉपिक को हम लोग सब टॉपिक्स जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के सब टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे। जितने भी हो सकेंगे आपको वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आप इस चैनल से बने रहिए ताकि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी समस्याएं आती हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की हम पूरी चर्चा करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ जहाँ आपको समस्याएं आती हैं, और अगर आपका एग्जामिनेशन में इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शंस ना आ पाएँ। और यहाँ पे जैसे हम अगर नाउन से हम अगर शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे नाउन के चैप्टर के समाप्त होते ही आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के पर्पज़ से होंगे। एक तो प्रैक्टिस के लिए होगा, दूसरा प्रीवियस ईयर का होगा। प्रीवियस ईयर करवाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर हमें जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है क्या उसमें वास्तव में हम कर पा रहे हैं। तो आप एसएससी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एसएससी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले 5 वर्षों का हम देखेंगे, और उसमें एक एक टॉपिक से अगर हम नाउन से सपोज़ करिए हम नाउन से शुरुआत कर रहे हैं तो नाउन से प्रीवियस ईयर में जितने भी 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में क्वेश्चंस आए होंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसका 2 फ़ायदा है। एक फ़ायदा तो आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, साथ साथ अपने आप को आप आकलन कर पाओगे
और हमें भी आकलन कर पाओगे कि वास्तव में हम जिस चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें बताई जा रही हैं और टू द पॉइंट बताई जा रही हैं। फालतू की चीज़ें मेंशन नहीं की जाएंगी, टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हम इस तरीके से सिलेबस को लेके चलेंगे कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना पड़े। और क्वेश्चन का जो पढ़ाने का जो लेवल होगा वो स्टैंडर्ड लेवल का होगा। उसका कारण ये है कि आप अगर मान लीजिए सीजीएल में बैठ रहे हो और सीएचएसएल में भी बैठ रहे हो, या फिर मल्टीटास्किंग का दे रहे हो, या डेटा एंट्री में दे रहे हो, या फिर सीटेट में दे रहे हो, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर सीजीएल के हम लेवल की बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है। फिर अगर 10+2 की बात करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, थोड़ा लो होगा। तो अब इसमें बात क्या हुई कि किसी भी प्रकार के अगर आप हाई स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हो, इसका मतलब अगर सीजीएल लेवल की आपकी प्रिपरेशन है तो आप 10+2 लेवल आराम से कर पाओगे। सीटेट का अगर एग्ज़ाम देना हुआ तो अलग कर पाओगे। हमने डिराइव इसी तरीके से किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ये है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस टाइप का पढ़ें, या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं किस एग्जामिनेशन का। तो हम इसको सामूहिक रूप से ले चलेंगे कि आपको अगर नाउन हमने पढ़ा दिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर नाउन को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, अब वो सीजीएल एग्जामिनेशन हो या सीटेट हो या सीपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें नाउन टॉपिक से पूछा जाता है तो किसी भी प्रकार की उसमें समस्याएं ना हो। इसका एक तरीका ये भी है, सपोज़ करिए कि अगर आपका सीपीएसआई का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हम कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर ही है। अब सीपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। इसका मतलब ये है कि उसके स्टैंडर्ड के उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस स्टैंडर्ड को लेकर के हम क्वेश्चंस को उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो पढ़ाने के स्टैंडर्ड होगा वो आपको टॉप लेवल का रहेगा, स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। तो हम उसके नीचे जितने भी होंगे सभी एग्जामिनेशन में हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नॉन फाइनाइट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो बेसिकली लेक्चर की जो शुरुआत होगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने का यही मकसद है कि अगर देखा जाए इस पार्ट को ग्रामर की आत्मा भी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें इसी टॉपिक में यानी इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि हम प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे, कंजंक्शन किस तरह से हमें करना चाहिए, नाउन से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। यहाँ पे एडजेक्टिव से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ वर्ब हो गया। इसमें एक पॉइंट मेंशन इन्वर्जन की बात करेंगे इसी के अंतर्गत। तो जब हम एडवर्ब के बाद इन्वर्जन देखेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे इन्वर्जन का भी है। इन्वर्जन का बेसिकली मतलब होता है कि जब किसी भी सब्जेक्ट के पहले वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसी को इन्वर्जन बोलते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, पार्शियल इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ये एडवर्ब का ही पार्ट है लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इसको अलग टॉपिक हम इन्वर्जन के नाम से ही पढ़ेंगे। उसी तरीके से नॉन फाइनाइट, तो इसमें इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल हो गया। इन सभी के बारे में जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, जितने रूल्स होंगे, उन सभी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस हो गए। अब प्रीपोजिशंस के हम डिफरेंट काइंड्स को पढ़ेंगे। प्लेस को डिनोट करेंगे, जो डायरेक्शन को डिनोट करेंगे, या फिर टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, या सम अदर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस को भी हम लोग एक एक पढ़ेंगे डिटेल में। इसी तरह कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया। टाइम एंड टेंस, अब जैसे ही हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो ये चीज़ें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और फिर चाहे ट्रांसलेशन की बात हो, चाहे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की बात हो, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो हमें वॉइस और नरेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। टेंस पढ़ाने से पहले बेसिक चीज़ें हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, इन सभी को भी हम लोग देखेंगे। किसके पहले? टेंस, टाइम एंड टेंस के पहले। फिर टाइम एंड टेंस के ठीक बाद हम लोग कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे कितने प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उनसे भी अक्सर किसी भी एग्जामिनेशन में देखिए 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब ये है कि अगर किसी भी फर्स्ट क्लॉज, ये इसका मतलब है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत किसी भी
सपोज करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में होना चाहिए या दूसरा क्लॉज किस टेंस में होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो दूसरे क्लॉज में हम किस टेंस का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें हम सीक्वेंस देखेंगे कि किस ऑर्डर में पहला अगर सेंटेंस का एक पार्ट अगर प्रयोग किया गया है तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट किस टेंस में होना चाहिए। फिर वॉइस की बात करेंगे तो वॉइस को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस का देखेंगे वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरीज का देखेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ साथ हम इन्फिनेटिव के देखेंगे, पार्टिसिपल का देखेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर से देखेंगे, इट इज से शुरुआत होने वाले वाक्यों को देखेंगे, मे से शुरुआत हम देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस का हम देखेंगे, जेरेंडियन कंडीशंस आती हैं तो उनमें हम देखेंगे। तो इसमें डिटेल हम लोग एक एक चीज़ों को वॉइस के अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर किसी भी प्रकार के अगर सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए। फिर आप देखते हो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में पूछा जाता है तो या तो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर स्पॉटिंग एरर के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के माध्यम से सहमति प्राप्त करने का एक तरीका होता है, तो उसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। ठीक। फिर नरेशन, नरेशन को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। तो सेंटेंस बेसिकली दो तरीके से पूछा जाता है, या तो इनडायरेक्ट स्पीच देके डायरेक्ट स्पीच में आपको पूछ लेगा, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए पूछ लेगा। हाँ, इससे सेंटेंस कभी कभी स्पॉटिंग एरर में भी पूछ लेता है, तो उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो डिफरेंट काइंड्स के कम से कम 8, 9, 10 टाइप के सेंटेंसेस होंगे, उनको हम देखेंगे। चाहे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंस हो, इम्परेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, लेटर से स्टार्ट वाले सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस हो। इंटरोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंसेस होंगे, सिंगल इंटरोगेटिव होंगे जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, डबल इंटरोगेटिव मीन्स WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव होंगे, इंटरोनेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो अलग अलग तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होंगे, एडियम और फ्रेजेस से रिलेटेड होंगे, कुछ संबोधन वाले सेंटेंसेस होंगे, तो उनको भी हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे। फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वो हमेशा दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट से संबंधित होता है। मतलब कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी। तो इसको भी हम कितने रूल्स होते हैं, इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या कंडीशंस हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन किया गया है। आर्टिकल इसमें 2 वैरायटीज़ की पढ़ेंगे और 3 होते हैं। 2 वैरायटीज़, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और 3 कौन कौन से होते हैं, ए एंड द। कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे, क्या क्या इनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या रूल्स हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो वोकैब सेक्शन है, इसमें सुपरफ्लुअस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब मेंशन किया गया है। अगर इस सेक्शन के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा आपको इसी सेक्शन में प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी भी सेंटेंस को अगर हम सुपरफ्लुअस के बारे में पहले मेंशन कर देते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में आपको कोई वर्ड दिया जाएगा या कोई पार्ट दे दिया जाएगा सेंटेंस में, तो सेंटेंस में कोई शब्द होगा, उस शब्द के साथ अन्य कौन सा शब्द यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड्स। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 2 तरीके से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक पूरा सेंटेंस देगा और सेंटेंस के उस पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन कर देगा और उसकी नियरेस्ट मीनिंग पूछ लेगा, या फिर अपोजिट मीनिंग पूछेगा। नियरेस्ट पूछेगा तो इसका मतलब पूछ रहा है सिनोनिम्स की बात कर रहा है, यानी समानार्थी की बात कर रहा है। एंटोनिम्स की अगर बात करेगा तो एंटोनिम्स का मतलब या अपोजिट पूछ रहा है। तो एक 2 तरीके से हुआ, एक तो सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस का अंडरलाइन कर देगा कुछ, इसका मतलब पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, तो उसका अपोजिट पूछ सकता है या फिर उसका नियरेस्ट पूछ सकता है। तो अपोजिट पूछेगा तो एंटोनिम्स और नियरेस्ट पूछेगा तो सिनोनिम्स होगा। फिर दूसरा टाइप क्या हुआ, दूसरा हुआ कि एक पर्टिकुलर शब्द ही दे देगा और उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछ सकता है। तो 2 तरीके से क्लियर हुए। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करते हैं। तो इडियम्स और फ्रेजेस में देखा जाए तो पर्टिकुलर एक फ्रेज दे देगा या पर्टिकुलर एक इडियम दे देगा और उसमें पूछेगा क्या, 1, 2, 5
कुछ भी पूछ सकते हैं। मेंस वगैरह में तो 10 तक पूछ लेता है, लेकिन बेसिकली 2 से 5 क्वेश्चन तक इसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें एक इडियम दे सकता है, एक शब्द देगा यानी इडियम दे देगा या फ्रेज देगा, और उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, और आपको फाइंड आउट करना है कि उस पर्टिकुलर इडियम या उस पर्टिकुलर फ्रेज का सही मीनिंग क्या होगा, और उसी को आपको चुनाव करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसको वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को आपको एक शब्द में आंसर देना है। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक पूरा सेंटेंस होगा और उसको एक शब्द में आपको अर्थ बताना होगा, एक शब्द में आपको आंसर बता देना होगा, उसी को बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब बेसिकली वो वर्ब होती हैं जिनका निर्माण वर्ब के साथ या तो प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, वर्ब के साथ या तो एडवर्ब से मिलकर बनती है, या फिर वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन बना के वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, या फिर प्रीपोजिशन तीनों के साथ मिलकर बनती हैं। तो इन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। और ये शब्द देखने में तो कुछ और होते हैं, लेकिन अगर आंसर की बात करें या उनका अर्थ की बात करें तो उसका कुछ और ही होता है। जैसे लुक इनटू, फिर मैंने कहा टेक केयर ऑफ, ठीक, तो लुक फॉरवर्ड टू, तो ये सब क्या है? फ्रेजल वर्ब्स के अंतर्गत आती हैं। ये वर्ब्स होंगी या फ्रेजल वर्ब्स के अंतर्गत आएंगी, तो इनसे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिस स्पेल्ड क्या होता है? मिस स्पेल्ड बेसिकली आपको एक 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको ये दिया जाएगा कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है। इसका मतलब 4 शब्दों में से एक शब्द जो होगा वो पर्टिकुलर रूप से सही मीनिंग उसकी होगी, स्पेलिंग जो होगी उसकी सही होगी, तो उसी शब्द को आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आता है? ये रेगुलर प्रैक्टिस से, अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, या रेगुलर रूप में हम राइटिंग का वर्क करते हैं, तो इस पार्ट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन फिर भी जब हम पढ़ेंगे इसको साथ साथ, तो इसको भी कुछ तकनीकी के माध्यम से, कुछ टेक्निक देखेंगे, कुछ तरीकों से इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब आप जैसे देख सकते हो प्रैक्टिस लिखा है। अभी इसमें हम अगर वोकैब पार्ट में है तो वोकैब पार्ट में एक चीज़ हम बताएंगे कि अगर हम वोकैबुलरी की बात करते हैं तो सप्ताह से मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 1 से 2 वीडियो जो होगा वो आपका वोकैब पे होगा। तो शुरुआत किससे करेंगे? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और जैसे ही आपको लगा कि 1 से 2 महीने में हमारे कुछ स्टैंडर्ड हो गए, तो इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के जो वीडियोस होंगे, अगर हमने सपोज़ करिए सप्ताह में 2 वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक कर देंगे, और जो दूसरा वीडियो होगा इडियम एंड फ्रेजेस पे हो सकेगा, फिर दूसरा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, फिर जो होगा फ्रेजल वर्ब पे। इसका मतलब है कि ग्रामर के साथ साथ पैरेलल तरीके से हम वोकैब भी लेके चलेंगे। ठीक, तो इसमें आपको समस्याएं नहीं आएंगी। वोकैब कहाँ से देखेंगे? अगर हम वोकैब के बारे में डिस्कशन करें तो एक तो हम न्यूज़पेपर को मेंशन करेंगे। न्यूज़पेपर में हम शुरुआत करेंगे पहले इंडियन एक्सप्रेस से, फिर उसके बाद द हिंदू की बात करेंगे। जैसे 2 से 2.5 महीने हो जाते हैं, उसके बाद द हिंदू को पढ़ेंगे हम लोग। फिर तीसरा जो है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर आए होंगे, एसएससी की हो या अन्य वनडे एग्जामिनेशंस में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों को विश्लेषण हम करेंगे, और आपके सामने उन शब्दों से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपके एक तो नए वर्ड्स भी मिलते रहें, साथ साथ प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस भी आए हैं तो उनको भी आसानी से आप कर पाएँ, या वो रिपीट हो जाएँ तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याएँ ना आए। अब अगर हम क्लोज टेस्ट, ये प्रैक्टिस पोर्शन की बात करें, तो क्लोज टेस्ट लिखा है। क्लोज टेस्ट बेसिकली प्री में नहीं आता, जब भी आता है मेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोज टेस्ट के बारे में डिस्कशन करें तो बेसिकली ये एक पैसेज ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक पैसेज रहेगा, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, यानी कुछ बीच बीच में सेंटेंस होंगे और सेंटेंस के बीच में शब्द छोड़ दिए जाएंगे। तो ये 5 से 10, किसी एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस, नहीं तो अक्सर 5 से 10 क्वेश्चन, यानी एक क्लोज टेस्ट में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे पूछे जाएंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको विकल्प प्रोवाइड किए जाएंगे। उस विकल्प में 4 विकल्प होते हैं। अगर यहाँ पे बैंक पीओ वगैरह की अगर हम बात करें या आईबीपीएस के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो विकल्प होते हैं, विकल्पों की संख्या जो होती है बढ़ जाती है। यहाँ पे हम लोग अन्य एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें 4 होता है, लेकिन अगर हम आईबीपीएस या बैंक पीओ की बात करते हैं तो उसमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे एसएससी की हम बात कर रहे हैं, तो एसएससी की अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे
आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस सही ऑप्शन में से आपको फिलअप करना होगा। जैसे ही आप फिलअप कर देते हो तो आप देखोगे यही क्लोजटेस्ट एक पैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात कॉम्प्रहेंशन की जैसा कन्वर्ट हो जाएगा और वो कंप्लीट सेंस देना शुरू कर देगा। जबकि अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या होता है, मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम एक पैसेज या एक कॉम्प्रहेंशन से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें क्या होगा, आपको उस पैसेज को प्रॉपर तरीके से रीड करना होगा और रीड करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको सही आंसर देना होगा। तो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो इसी पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से पूछे जाएंगे जो आपको रीड करना है और उसके सार को समझना है, उसके एसेंस को समझना है, उसकी सही मीनिंग को फाइंड आउट करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अच्छा, ये दो चीज़ें क्लोजटेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएंगी कैसे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की अगर हम बात करें तो ये जो है टेंस, स्ट्रक्चर और वोकैब पे आप पर डिपेंड है। मतलब अगर आपको स्ट्रक्चरल ग्रामर या ग्रामर के स्ट्रक्चर से ग्रामर के प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को अर्थ निकालने आता है तो आप बेहतर तरीके से दिए गए विकल्पों का आप आंसर चयन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये किस पे डिपेंड है, दो चीज़ें बेसिकली, एक तो ग्रामर और दूसरा वोकैब पोर्शन। ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और उसी के अकॉर्डिंग और वोकैब पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रामर ही कमांड है, वोकैब पे कमांड नहीं है तो कॉम्प्रहेंशन टफ हो जाएगा आपके लिए। और अगर वोकैब पे ही कमांड है और ग्रामर पोर्शन पे कमांड कम है तो भी दिक्कत करेगा। मतलब यहाँ पे क्लोजटेस्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए ग्रामर पोर्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं PQRS, तो ये PQRS क्या है। PQRS जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इसका मतलब कि एक सेंटेंस दिया होगा और उसको जम्बल्ड कर देगा और जब आप सही तरीके से अरेंज कर दोगे तो आप पाओगे कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस देना शुरू कर रहा है, ये कंप्लीट सेंस देगा। दूसरा क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस होता है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उन सेंटेंसेस को आप सही सीक्वेंस में अगर ऑर्डर कर लेते हो या आप सही तरीके से उनको अरेंज कर लेते हो तो आप पाओगे कि एक सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना घटित हुई होगी। या फिर कह सकते हैं एक स्टोरी होगी जो 4 से 5 लाइन या 6 लाइन 7 लाइन की होगी और उसको आप अरेंज कर दोगे। अगर सही घटना को आप सही तरीके से अरेंज कर लोगे तो वही आएगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत। तो ये तो है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस तो वर्ड से थोड़ा सा टफ होता है। और अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में, बैंक ईओ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसके फॉर्मेट की हम बात करें PQRS, तो PQRS भी दो टाइप के होते हैं। एक जैसे हमने लिखा PQRS, इसका मतलब है कि इसी पार्ट में PQRS एक सेंटेंस होगा तो QPRS हो सकता है, SRQP हो सकता है। मतलब आप अरेंज करोगे, एक सेंटेंस ही होगा जो जम्बल्ड होगा तो उसी को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दोगे। दूसरा जो वैरायटी होती है वो S1 और S6 की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि पहला और आखिरी पार्ट यानी S1 जो होगा, सेंटेंस की शुरुआत S1 से होगी और समाप्त किससे होगी, S6 से होगी। तो आपको अरेंज कितना है, किसको करना है, PQRS को। इसका मतलब सेंटेंस की शुरुआत S1 से होगी और समाप्त जो होगी S6 से होगी। जो भी आपको अरेंज करना है वो PQRS में करना है। तो सेम उसी तरीके से बस स्ट्रक्चर या उसका लुक या बनावट चेंज हो जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिया है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस का कुछ पार्ट यानी कुछ हिस्सा अंडरलाइन कर देगा और उस अंडरलाइन पार्ट को आपको करेक्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार के एरर या मिस्टेक नहीं है या सेंटेंस में किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। 4 ऑप्शन में जो चौथा विकल्प होगा वो नो इम्प्रूवमेंट का होगा। और अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो ABC में आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना होगा। तो वही ABC में से कोई ना कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर लगता है सेंटेंस में गलती नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट का चुनाव करना है। फिर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक सेंटेंस होगा और सेंटेंस के कुछ हिस्सों को
हटा दिया जाएगा, यानी कुछ शब्दों को हटा दिया जाएगा और उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी 4 विकल्प होंगे और उन्हीं 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है जिससे वो दिया गया पर्टिकुलर एक सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देना शुरू कर दे। तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाते हैं, तो या तो वोकैब पार्ट के होंगे या फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रीपोजिशन टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछे तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट नरेशन और के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो या तो वोकैब पे बेस्ड होंगे या फिर प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछ सकता है, लेकिन चांसेस जो होते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रीपोजिशन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्पॉटिंग एरर की। अब स्पॉटिंग एरर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक सेंटेंस होगा, वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ABCD। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती है तो आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में गलती है। अगर A में हुआ तो आपको A में टिक कर देना है, अगर B में हुआ तो आपको B में टिक करना है, अगर गलती C में हुई तो C में करना है। और अगर आपको लगता है कि दिए गए सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है, तो जो चौथा विकल्प होगा वो नो एरर का होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, नो एरर को चूज करना होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर की अगर हम बात करें तो किसी भी आप टॉपिक को उठा लीजिए, चाहे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला हमने बोला स्पॉटिंग एरर, ठीक, इसका मतलब ये है कि पहला स्पॉटिंग, दूसरा इम्प्रूवमेंट का बनेगा, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ें, नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई भी टॉपिक हो ग्रामर का, तो उसमें 3 वैरायटीज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हो सकता है, या तो वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या तो स्पॉटिंग एरर। तो इसका मकसद क्या निकल के आया, मतलब कि जब भी हम हर चैप्टर को पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में हम 3 तरीके से प्रश्न करेंगे जो मेंशन किए गए हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, ताकि हमारी हैबिट बन जाए कि अगर वही सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक से पूछ लिया जाता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे पूछ लिया जाता है, या उसी टॉपिक से स्पॉटिंग एरर से पूछ लिया जाता है, तो ये हमें न लगे कि ये नया है प्रश्न। इसका मतलब ये है कि हम उस तरह के प्रश्न को हम ऑलरेडी किए होते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होगी कि जो प्रीवियस ईयर में सब टॉपिक से आए, इसका मतलब स्पॉटिंग एरर से अगर नाउन से आया है फॉर एग्जांपल के लिए तो हम नाउन से देखेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट से आया है तो नाउन का इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक से आया है तो उसको भी देखेंगे। हो सकता है अगर किसी टॉपिक से सपोज करिए इससे नहीं आया तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आया लगभग सभी पार्ट से होता है। तो अब वोकैब की अगर हम बात करते हैं तो वोकैब में हम डिस्कशन कर लिए हैं कि हम कैसे कवर करेंगे। आपको क्या करना है कि आप शुरुआत में आप करोगे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, इसका मतलब स्ट्रेटजी होगी इंडियन एक्सप्रेस होगी, फिर कुछ दिन बाद यानी कुछ 1 से 2 महीने बाद तब आपको द हिंदू आना है, द हिंदू आपको पढ़ना शुरुआत कर देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ हम मेंशन करेंगे कि आप जैसे हम तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ही, साथ ही साथ ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक MB पब्लिकेशन ले लिख लीजिए। ठीक, ज़्यादातर ये MB पब्लिकेशन से ही लोग सॉल्व करते हैं, तो आप इंग्लिश की आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लोगे, वो भी MB पब्लिकेशन का होगा। फिर एक और ले सकते हो पैरामाउंट का, ठीक, पैरामाउंट का आप ले लीजिएगा। तो 2 आपके पास प्रैक्टिस सेट के लिए होंगे, एक तो MB पब्लिकेशन की होगी, एक पैरामाउंट। इसका हम क्यों बोल रहे हैं, इसका इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप पढ़ोगे, इसका मतलब जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो आप अपने आप को विश्लेषण कर पाओगे। आप प्रीवियस ईयर आप घर में खुद सॉल्व करोगे कि अगर हमने टॉपिक पढ़ाया तो इसका मतलब है कि अगर प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से उस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो आप कर पा रहे हो, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विचार बनेगा कि हाँ, पहले से जिस टॉपिक में है या जिस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम होती थी, अब यहाँ इस चैनल से जुड़ने के बाद यानी ADS 24/7 एजुकेशन से जुड़ने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद हम यहाँ पे बेहतर तरीके से उस प्रश्न को कर पा रहे हैं या उन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं जो हम पहले करने में हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। वोकैब को हम न्यूमेरिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से, अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यही पहला वीडियो था, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बताने का पर्पज़ यही था, ये पूरा एक प्लान है, आउटले है, आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम शुरुआत करेंगे,
तो जिस सीक्वेंस में ये पूरी चीज़ें लिखी गई हैं उसी ऑर्डर में हम करते जाएंगे। हाँ, ये हमने बताया कि हर टाइप में किस तरीके से हम पढ़ते जाएंगे तो वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इसका मतलब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर जो हमने अभी बताया, तो हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे ही हम जो चैप्टर समाप्त करेंगे तो उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड किए रहेंगे और तीनों टाइप के प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक चीज़ और ये है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ पढ़ने को कि आप जब भी आप क्लोज टेस्ट की बात करोगे या रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करोगे या PQRS की बात करोगे तो इसमें ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब आप पूछोगे कैसे, तो उसका तरीका ये है कि जब आपकी रीडिंग हैबिट होगी तो एक तो तरीका ये होगा कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न देखोगे या पैराग्राफ आप रीडिंग करोगे तो उसमें बहुत ही स्पीड से आप पढ़ लोगे। अब वहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिट होती है, लिमिटेड टाइम होता है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगर फास्ट आप कर लोगे तो आंसर बहुत सटीक दे पाओगे। और ये तभी हो सकता है जब आपकी रीडिंग बेहतर तरीके से हो। और रीडिंग कैसे बेहतर तरीके से होगी? विद द हेल्प ऑफ द हिंदू एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक, इसको भी देखेंगे। तो अब क्लोज टेस्ट इसी तरीके से बात करेंगे। तो लगभग अभी मेंशन हमने किया था कि क्लोज टेस्ट जो होता है वो पैसेज की तरह होता है, बस उसमें ब्लैंक्स होते हैं। तो जैसे ही आप फिलअप कर दोगे तो सही घटना आपको पता चल जाएगी, किस समय की घटना है, किस बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो वो एक एक चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अब अगर इतना आप सीख गए रीडिंग स्किल तो ये श्योर है कि आप उन घटनाओं को अरेंज करना भी सीख जाओगे। अगर आप रेगुलर रूप से न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो तो बेहतर आपको मदद मिलेगी। वो अलग चीज़ है, हम आपको पढ़ाते समय ट्रिक के माध्यम से अलग अलग रूल्स बता करके और क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कनेक्टिव्स, कैसे हमें प्रीपोजिशन की मदद से, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख करके, कैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को हम अप्लाई करके, तो अलग अलग रूल्स हम PQRS को सीख सकेंगे। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, ये पहले से आप तैयारी करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो जब हम इस टॉपिक पे इंटर करेंगे तो उस दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने और लोगों को बताइए। और हम लोग शुरुआत करेंगे नाउन से, तो जो आगे का वीडियो आने वाला है वो आपको नाउन से होगा। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो इस वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।